हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं 12th क्लास की एक कहानी कोख जाया का सारांश बता रही हूँ, जिसे लिखा है श्याम दरिहरे ने। श्याम दरिहरे ने इन्हें मैथिली भाषा में लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किया है बैद्यनाथ झा ने। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है रघुनाथ चौधरी और उनकी मौसी जो है गंगा मिश्रा, उसके बारे में। तो ये जो है कहानी के अंदर कहानी है एक्चुअली, क्योंकि इस कहानी के दौरान रघुनाथ चौधरी जो मेन पात्र हैं वो अपनी मौसी गंगा मिश्रा की कहानी बता रहे हैं। तो ये जो कहानी है वो शुरू कुछ इस तरीके से होती है कि वृद्धाश्रम के प्रबंधक रघुनाथ चौधरी को कॉल करते हैं कि उनकी मौसी का देहांत हो गया है। और ये सुनते ही रघुनाथ चौधरी जो है वो अवाक रह जाते हैं और सीधे अपनी पत्नी और 4 सहकर्मियों के साथ वृद्धाश्रम की ओर निकल जाते हैं। तो सफ़र के दौरान उन्हें ये याद आता है कि फ़र्स्ट टाइम जब वो वृद्धाश्रम गए थे अपनी मौसी से मिलने, तो वो किस तरीके से गए थे, उन्हें वो फ़र्स्ट मुलाकात याद आ रही थी। तो फ़र्स्ट टाइम जब वो मिलने गए थे तो वो ढूंढते ढूंढते, मतलब वृद्धाश्रम वो ढूंढते ढूंढते उन्हें पूरा दिन लगा था और शाम हो गई थी। और इस सफ़र में उनको सिर्फ ये चीज़ परेशान कर रही थी कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की एक विधवा किस तरीके से एक साधारण से वृद्धाश्रम में रह रही होगी, और जो एक लेडी जो कि बंगलों में या कोठियों में रह चुकी है, किस तरीके से वो 10-20 अनजान महिलाओं के साथ रह रही होगी। तो शाम ढल चुकी थी। उन्हें फाइनली एक जगह दिखा, मातेश्वरी महिला वृद्धा आश्रम, ये लिखा हुआ इंग्लिश में दिखा। वहाँ पर मेन जो बेल थी उन्होंने बजाई, तो बड़ा सा फाटक था, उसके साथ ही एक छोटा सा फाटक भी था, छोटा सा दरवाज़ा भी था। तो छोटा सा दरवाज़ा खुला, उसमें से एक व्यक्ति निकला और उसने रघुनाथ चौधरी से पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे गंगा मिश्रा से मिलना है और मैं रघुनाथ चौधरी हूँ। तो अपना परिचय देके उन्होंने बता दिया। तो उस व्यक्ति का जवाब ये था कि अच्छा आप यहाँ रुकिए, पहले मैं उनसे पूछ के आता हूँ कि वो आपसे मिलना चाहती भी हैं या नहीं। अगर वो हाँ कहती हैं तो मैं आपको बुला लूँगा। ये कह के वो छोटा सा वो जो दरवाज़ा उसने खोला था उसे बंद किया और वो अंदर चला गया। यहाँ पर रघुनाथ चौधरी जो है 10 मिनट वहाँ पर वेट ही कर रहे हैं कि कब दरवाज़ा खुलेगा और मैं जाके अपनी मौसी से मिलूँगा। 10 मिनट बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो छोटा दरवाज़ा नहीं, पूरा फाटक ही खोल दिया कि मतलब आप गाड़ी लेके अंदर आ जाइए। गाड़ी लेके जैसे ही वो अंदर गए तो उस व्यक्ति ने उनको रास्ता दिखाने के लिए कि जहाँ पर गंगा मिश्रा बैठी हुई थी बगीचे के अंदर, तो वहाँ तक उनको लेके जा रहे थे। अब यहाँ पर रघुनाथ चौधरी को वृद्धाश्रम, जो कि बाहर से एक साधारण सा घर लग रहा था, अंदर आकर ये समझ आया कि अच्छा बाहर से वो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन अंदर जो है काफ़ी बड़ा है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलो अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा है और अच्छे से ये व्यवस्थित किया हुआ है। तो बात करते करते व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपकी वो कौन लगती हैं आप जिनसे मिलने आए। तो कहा कि वो मेरी मौसी हैं। अच्छा, तो उस व्यक्ति का ये था कि आज तक जितने भी लोग उनसे मिलने आए हैं, अब तक जितने भी लोग उनसे मिलने आए हैं, वो किसी से भी नहीं मिली हैं। सब लोग गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे कि हमें उनसे मिलना है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आम का नाम लिया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। काफ़ी देर वो रोती रहीं, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जाओ रघुनाथ को बुला कर ले आओ। तो रघुनाथ चौधरी चले जा रहे थे तो उन्होंने, व्यक्ति ने कहा कि आप क्या बड़े लोग हो? तो रघुनाथ चौधरी का जवाब था कि बड़े लोगों के माता पिता क्या वृद्धाश्रम में होते हैं? तो उस व्यक्ति का एक अलग ही जवाब था, हाँ, आजकल जो बड़े घरों के लोग हैं ना, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं। क्योंकि गरीब का तो क्या होता है, अगर अपमान हो भी रहा होता है ना तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं और अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो ढंग के वृद्धाश्रम में भी रह सकें। तो ये बातचीत चली रही थी। फिर वो व्यक्ति उन्हें इशारा करता है कि वो उधर हैं आपकी मौसी। और रघुनाथ चौधरी जो हैं एक जगह ठहरते हैं, देखते हैं कि अच्छा उनकी मौसी जो थी
पहले एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी रह चुकी है वो, और ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के वित्त सचिव की अगर वो विधवा रह चुकी है तो वो देखते हैं कि एक बुलंदी पे रही महिला जो है वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसे देखते ही उन्हें रोना आ जाता है, रघुनाथ चौधरी को रोना आ जाता है, और उसकी मौसी भी जैसे ही उसे देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कंटिन्यू दोनों काफ़ी देर तक रोते रहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिलने ही आया था वृद्धाश्रम से। तो जो मौसी है वो शांत हो जाती है और उसे भी शांत करवा देती है, और फिर उसे सारी घटना बताती है कि क्यों उसे वृद्धाश्रम में आना पड़ा। तो वो सारा उसे बताने के बाद वो उसे कहती है कि अच्छा, तुम्हारा जब भी तुम्हें वक्त मिले तो तुम आ जाया करो मुझसे मिलने, और अपनी पत्नी को भी लेकर आया करो। तो ये तो हुआ कि वो वृद्धाश्रम में फर्स्ट टाइम जब उससे मिलने गए थे। तो यहाँ पर रघुनाथ चौधरी ने अपने बैकग्राउंड को क्लियर करते हुए बताया है कि अपनी मौसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मेरे जो नाना थे वो काफ़ी खाते पीते किसान थे। उनकी 2 ही बेटियां थी, एक मेरी माँ और एक ये मौसी, मेरा कोई मामा नहीं था। तो अपनी दोनों बेटियों की शादी उन्होंने कॉलेज टाइम पीरियड में ही 2 विद्यार्थियों के साथ, मतलब कॉलेज में जो 2 विद्यार्थी थे उनके साथ कुछ सालों के अंतराल में करवा दी थी। तो जो मेरे पिताजी थे उन्होंने तो BA पास किया था और वो खेती बाड़ी के काम में ही लग गए थे, वापस मतलब खेतों में ही काम कर रहे थे। लेकिन जो मेरे मौसा थे वो काफ़ी स्कॉलर थे, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया था और वो उसमें सफल हुए थे, और उनकी नियुक्ति जो है गुजरात में हुई थी। तो जब उनकी नियुक्ति हुई थी गुजरात में तो नाना भी वहीं थे। तो इस कहानी में आगे वो बताते हैं कि जब उनके नाना की डेथ हुई, मतलब मौसा के बारे में वो बता चुके कि मौसा जो हैं वो IAS थे, और ऐसे ही आगे भी उनकी पदोन्नति होती रही, क्योंकि वो काफ़ी स्कॉलर बंदा था, तो आगे भी वो पदों में बढ़ता ही रहा, पदोन्नति उनकी होती रही। तो एक टाइम आया जब उनके नाना की डेथ हो गई थी। तो वो अपनी मौसी के बारे में बताते हैं कि जब नाना की डेथ हुई थी तो नाना ने उनके हिस्से में संपत्ति जो लिखी थी, मतलब मेरी माँ के हिस्से में आधी संपत्ति और आधी संपत्ति मेरी मौसी के हिस्से में लिखी थी। तो मौसी ने वो अपनी आधी संपत्ति भी मेरी माँ के हिस्से में डाल दी थी, अपने हिस्से में उन्होंने कुछ नहीं रखा था। और नाना का जो श्राद्ध वगैरह था वो मेरी मौसी ने ही बहुत बड़े पैमाने पे करवाया था। तो इस तरीके से वो अपनी मौसी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से वो बहुत बड़े दिल की थी। तो यहाँ पर उन्होंने आगे जिक्र किया है कि जब उनके नाना की डेथ हुई तो वो और सह परिवार जो थे अपने नाना के गांव में ही आ गए थे, मतलब इस वजह से उनका मौसी के साथ संबंध ज़्यादा गहरा हो गया था। रघुनाथ चौधरी बताते हैं कि मेरी पढ़ाई में भी मेरी मौसी का ही योगदान सबसे ज़्यादा था। उनका एक बेटा था दिलीप करके, जो कि 8 साल एक्चुअली मुझसे छोटा था, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई ना काफ़ी अच्छी हो पाई थी, ऐशो आराम से हो पाई थी। और उसका भी एक प्लस पॉइंट था कि वो जो है वो मौसा की तरह ही ना बहुत ज़्यादा स्कॉलर था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो उसने मेडिकल की स्टडी की प्रॉपर, और उसके बाद वो आगे जाके लंदन भी गया। लंदन तो वो गया, लेकिन वो लंदन का ही होके रह गया। मतलब शुरुआत में तो फिर भी वो आता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसका आना जाना जो है और कम हो गया था। तो यहाँ पर रघुनाथ चौधरी बताते हैं कि मेरा भी जो है एक टाइम के बाद जॉब लग गया था और मैं अपनी मौसी से ज़्यादा मिल नहीं पाता था। और इनका जो बेटा था दिलीप, वो लंदन में जाने के बाद ज़्यादा आता ही नहीं था, यहाँ तक कि उसकी ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। तो मौसी जो है वो कभी कभार लंदन चली जाती थी, तो 2-3 बार उनका 1 साल में दौरा हो जाता था लंदन की तरफ। तो यहाँ पर रघुनाथ चौधरी आगे बताते हैं कि जब मैं बर्लिन में था, मतलब यहाँ तक तो कहानी ठीक थी कि हाँ लंदन से वो इतना आता नहीं था, मौसी चली जाती थी। तो एक बार जब रघुनाथ चौधरी बर्लिन में थे तब वो बताते हैं कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि इनके मौसा की जो है वो हृदय गति रुकने की वजह से डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद दिलीप को ही, जो मतलब मौसी का बेटा था, उसको ही अंतिम संस्कार के लिए आना था। तो वो अंतिम संस्कार के लिए आता है और
मौसा का अंतिम संस्कार जो है वो गांव में ही किया जाता है। तो वो गांव में उसका अंतिम संस्कार कर देता है। उसको करने के बाद जैसे ही वो शहर की तरफ आते हैं तो रघुनाथ चौधरी बताते हैं कि उसके रंग ढंग पूरे ही चेंज थे। सबसे पहले तो उसने पहला काम क्या किया कि जो मौसा की पेंशन आती थी उसको पेपर ट्रांसफ़र करवाए उन्होंने मौसी के नाम। उसके बाद कि मैं अपनी माँ को लंदन लेके जाऊँगा उसका वीज़ा कंफर्म करवाने में। तो ये इन दोनों चीज़ों में ही वो बिज़ी हो गया। उसके बाद वो कंटिन्यू मौसी से पेपर्स पे साइन करवाता रहा, पूरा पेपर वर्क करवाता रहा। अब मौसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल कर क्या रहा है। उसने उनकी पूरी संपत्ति, जो भी संपत्ति थी, घर वगैरह, सब बेच रहा था और उनका जो घर था उसने वो 8 करोड़ में बेच दिया। तो जब धीरे धीरे मौसी को पता चला कि ये मेरा सारा घर भी बेच दिया है, सारी संपत्ति भी बेच रहा है, ये तो कर क्या रहा है, तो वो उसे बोलती हैं कि ये क्या किया है तुमने। तो बेटे का ये जवाब आता है कि आपको चल के मेरे साथ लंदन में ही तो रहना है ना, वैसे भी रहना तो मेरे ही साथ है, तो इस संपत्ति का यहाँ पर करना क्या है, हमें क्यों रहेगी यहाँ पर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सुन कर के वो चुप हो जाती है, इसलिए वो कोई जवाब देने के लायक ही नहीं थी, क्या जवाब देगी। तो इस दौरान क्या होता है कि वो खुश था क्योंकि उसने सारी संपत्ति बेच करके ये अपना बंदोबस्त कर दिया था कि वो लंदन में अच्छे से अपना घर ले सकता था। तो वो कंटिन्यू खुश चल रहा था और इसी काम में लगा हुआ था। जब लंदन जाने की तैयारी पूरी हो गई, वो दिन जब आया कि जब लंदन जाना था, तो 2 टैक्सियाँ एयरपोर्ट की तरफ निकली। सब लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद दिलीप ने अपनी माँ को कहा कि आप यहाँ बैठिए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर अंदर पहुँचे तो एक जगह उसने उन्हें बैठने के लिए कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं लगेज वगैरह रख के और लगेज और बोर्डिंग वगैरह का चेक करके आता हूँ। ये कह के वहाँ से वो चला गया। काफ़ी देर जो है वो गंगा मिश्रा जो है जो वहाँ वेट करती रही कि वो आ क्यों नहीं रहा है, कितनी देर हो गई है। तो वेट करने के बाद वो उठी और जो सिक्योरिटी पे बंदा खड़ा था उससे जाके पूछा कि क्या बात है, मेरा बेटा जो है वो लगेज और बोर्डिंग चेक करने के लिए गया था, काफ़ी देर हो गई है, वो आया नहीं है, तो आप ज़रा पता करेंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे पूछा कि आपका टिकट कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। तो गंगा मिश्रा ने बताया कि मेरा जो टिकट है वो मेरे बेटे के पास ही है और हमारी लंदन के लिए फ़्लाइट है। तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से उठा और सीधा वो बोर्डिंग की तरफ चेक करने के लिए गया कि क्या है, मतलब टिकट वगैरह का। तो थोड़ी देर बाद वो आता है और गंगा मिश्रा को बताता है आकर कि मैम आपको सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो बुला रहे हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो उठती है, जैसे ही वो मुड़ती है थोड़ा सा तो वहाँ पर ट्रॉली पे उसे अपना सामान दिखाई देता है। तो वो कहती है ये लगेज तो मेरा है। तो ये कह के सिक्योरिटी गार्ड जो है उनकी ट्रॉली के सामान को जो है वो उनके अपने साथ लेकर के सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ ही जाते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि मेरा सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है, मेरे बेटे ने तो कहा था कि लगेज और ये चेक करवाने जा रहा है। वो कंफ्यूज थी लेकिन वो अंदर चली जाती है। तो सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हें बताते हैं कि मैम आपको बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लंदन की फ़्लाइट को निकले हुए आधा घंटा हो चुका है और आपका जो टिकट है वो सरेंडर कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आप भारत सरकार के वित्त सचिव की वाइफ रह चुकी हूँ मैं, और आप ऐसा मजाक मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, उसे बिलीव ही नहीं होता कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरा बेटा ऐसे थोड़ी करेगा कि वो मेरा टिकट यहाँ छोड़कर, मेरा लगेज यहाँ छोड़कर चला जाए, आप पता करिए क्या बात है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैम आप बात समझने की कोशिश करिए, फ़्लाइट जा चुकी है। तो वो थोड़ा गुस्से में थी, थोड़ा शॉक्ड भी थी, थोड़ा दुखी भी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल है। तो वो शुरू हो जाती है थोड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा घर भी वो बेच चुका है, मैं जाऊंगी कहाँ अभी। तो अभी ये बहस चली रही थी तो वहाँ पर जो आईजी साहब थे वो रूम के अंदर आ जाते हैं। आईजी जो है उनका नाम है अमित गर्ग। वो अमित गर्ग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो
मैम को आकर के नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानते थे। तो वो गंगा मिश्रा को कहते हैं कि मैम, मैं सर के नीचे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं जानता हूँ कि एक्चुअली अगर आप कहें तो हम लंदन की जो फ़्लाइट वहाँ रुकने वाली है, अभी के अभी हम आपके बेटे को वहाँ पर रोक सकते हैं, आप कहें तो वो वहीं पर शांत हो जाती है। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा एक्चुअली जा चुका है। इतनी लंबी बहस और के बाद तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाती है। करीब काफ़ी देर बैठे रहने के बाद वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि आप एक काम करिए, मेरे लिए एक अच्छे से वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर दीजिए। तो अमित गर्ग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर देता हूँ। तो वो उन्हें मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम बता देते हैं। तो वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पर तो वो तो वहाँ से जा चुकी, लेकिन IAS एसोसिएशन जो है वो भारत से लेकर इंग्लैंड तक में हंगामा मचा देती है, पूरा हंगामा मचा देती है। और यहाँ तक कि मीडिया में और न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है कि जब बड़े लोगों के बच्चे इस तरीके का व्यवहार रखते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो छोटे जो हैं, कम इलाके के जो हैं, उनके साथ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये बात फैल जाती है। तो जिसने घर ख़रीदा था 8 करोड़ में, वो जो मकान मालिक जो था, वो घर बेचने को वापस रेडी हो जाता है, पैसे देने को रेडी हो जाता है कि मैं मैम को पैसे दे देता हूँ। और जो उसका बेटा था दिलीप, वो भी पूरी फैमिली के साथ वापस आ जाता है कि प्लीज़ मुझे अपनी माँ से मिलने दो, मैं मिलना चाहता हूँ। वो गिड़गिड़ाता रहता है। लेकिन गंगा मिश्रा जो है, एक बार जब वृद्धाश्रम जाती है, वो टस से मस होती ही नहीं है, वो अंत तक अपने बेटे से नहीं मिलती है। तो फाइनली रघुनाथ चौधरी आगे बताते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो मौसी का बेटा दिलीप था, उसको कोई शर्म थी या कोई पछतावा था या नहीं, बट चूँकि बात इतनी फैल चुकी थी और उसका नाम ऐसे ख़राब हो रहा था, तो वो थोड़ा सा गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन तकलीफ़ इस बात की थी कि जो मौसी थी, वो वहाँ जाने के बाद 7 साल तक वो लेडी जो है वो वृद्धाश्रम में रही, टिल डेथ, मतलब जब तक उसकी डेथ हुई थी। 7 साल वो उस 4 दीवारी के अंदर थी, और उन 7 सालों में वो उस 4 दीवारी से एक दिन भी, सिंगल डे भी बाहर नहीं निकली। ना तो वो बाहर निकली और ना ही वो किसी एक इंसान से भी मिली। सिर्फ एक रघुनाथ चौधरी थे जो उनसे मिलने जाते थे, और उनकी पत्नी भी उनसे मिलने जाती थी। तो जब भी वो मिलने जाते थे तो वो एक लोरी जो है वो गाया करती थी, जो बच्चे को सुलाने के लिए अक्सर गाई जाती है। तो कंटिन्यू यहाँ तक उन्होंने अपनी कहानी बताई, मतलब अपनी मौसी के बारे में, कि गंगा मिश्रा से फर्स्ट टाइम वो वृद्धाश्रम मिलने गए थे तो क्या हुआ था, प्लस वृद्धाश्रम वो किस तरीके से पहुंची थी। अब आगे ये हुआ कि जो कॉल आ चुका था कि उनकी डेथ हो चुकी है, ये सफ़र पूरा हुआ है, और ये अब रघुनाथ चौधरी जो है अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में आकर पहुँचे हैं। जैसे ही रघुनाथ चौधरी वृद्धाश्रम पहुँचते हैं तो वृद्धाश्रम के प्रबंधक उनको एक लिफाफा देते हैं कि ये आपकी मौसी आपके लिए देकर गई हैं। वो लिफाफा खोलते हैं, उसमें 2 पेज का एक लेटर था और एक चेक था। उस चेक पर जो है कोई भी अमाउंट नहीं लिखा था, उन्होंने बेयरर चेक दिया था कि उनका जो अंतिम संस्कार का जो खर्चा होगा उसके लिए वो उसको देकर गई थी। और लेटर के अंत में एक ही चीज़ उन्होंने लिखी थी, मेन जो थी, कि मेरा कोख जाया जो बेटा था वो तो मुझे धोखा दे करके लंदन चला गया, वो उसने मुझे जीते जी मार दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा विश्वास उसके बाद भी बना रहा। अगर उसने गलत पैदा भी किया था तो रघुनाथ चौधरी के लिए वो कहना चाह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा विश्वास बना रहा कि तुम जैसे बेटे अगर आज भी पैदा हो रहे हैं तो 1000 माहें भी डरेंगी नहीं कि उन्होंने गलती की है बच्चा पैदा करके। तो
भगवान करे तुम जैसा बेटा सबको मिले, और तुम थे जिसकी वजह से मैं वृद्धाश्रम में भी रह पाई। तो अंतिम पंक्तियों में उन्होंने जो लिखा था, उसके बाद ये पढ़ते ही रघुनाथ चौधरी को रोना आ गया, बुरी तरह से वो रोना आ गया, क्योंकि उनकी पत्नी भी साथ थी। तो उन्होंने भी वो लेटर जैसे ही पढ़ा, उन्हें भी रोना आ गया, और वो उस लोरी को दोहराने लगी जो कि अक्सर वो मौसी के साथ गाया करती थी। तो कहानी का अंत यहीं पे किया है लेखक ने। आई होप इस कहानी का सार भी आपको अच्छा लगा होगा। मैं कंटिन्यू 10th, 12th और डिग्री कोर्सेज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सारांश बताती रहूँगी। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, एंड लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।